बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो हलाल है या फिर हराम है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के हलाल हराम के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिकली है क्या। जब से दुनिया बनी है, दुनिया के अंदर हमेशा से कोई ना कोई लेन देन का सिस्टम रहा। सबसे पहले हमारे पास था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ये कि आपके पास चावल है, मेरे पास गंदम है, मैं आपको गंदम दे दूंगा, आपसे चावल ले लूँगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया गोल्ड। गोल्ड के जरिए ट्रेड स्टार्ट हो गई। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गई पेपर करेंसी, जो फिजिकल करेंसी है, जो नोट है हमारे पास, जिनको हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पे अभी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है डिजिटल करेंसी। उस डिजिटल करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी का नाम देते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी को किस वजह से इंट्रोड्यूस करवाया गया? इस वजह से इंट्रोड्यूस करवाया गया क्योंकि हर चीज़ फिजिकल से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही है, हर चीज़ फिजिकल से डिजिटल पे शिफ्ट हो रही है। पहले होता था कि हम बाजार जाके शॉपिंग करके आते थे, अभी हम घर बैठे ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। कोई भी चीज़ हमने बाय करनी होती है हम ऑनलाइन कर लेते हैं। तो फिजिकल से शिफ्टिंग कहाँ पे हो रही है? ऑनलाइन पे। इसी वजह से करेंसी डिजिटल इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब जो डिजिटल करेंसी थी, ये सतोशी नाकामोटो एक साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस करवाई। इसके बैकएंड पे सिर्फ और सिर्फ दो मेन रीज़न थी जिस वजह से उसने इंट्रोड्यूस करवाई। सबसे पहली रीज़न क्या थी कि भाई सारी की सारी दुनिया जो है ना, उसको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए करेंसी के लिहाज से। आज आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो आप रियाल लेते हैं और रियाल आप महंगे बाय करते हैं। उसके बाद जब आप वापस आते हैं, आप रियाल दोबारा उनको सेल करते हैं और आप सस्ते सेल करते हैं। आज हर बंदा यूएस जाना चाह रहा है, यूके जाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहता है वहाँ जाके मैं एक भी कमाऊंगा तो यहाँ का 250-300 बनेगा। एक कंट्री सुपीरियर है, एक कंट्री इन्फीरियर है, जबकि लोग सेम है। तो अब ये सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी के कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए सतोशी नाकामोटो साइंटिस्ट ने क्रिप्टो करेंसी को इन्वेंट किया और उसने पहली करेंसी बनाई बिटकॉइन। सेकेंड नंबर पे, हर कंट्री के अंदर हालात ख़राब हैं। हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि भाई पहले हालात बड़े अच्छे थे, अभी तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब महंगाई के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि महंगाई होती क्यों है, किस वजह से होती है। किसी भी कंट्री के बैकएंड पे रिजर्व पड़े होते हैं, गोल्ड होता है या ऑयल होता है, वो उसके बराबर में क्या करती है? नोट प्रिंट करती है। जब तक वो दोनों चीज़ें बराबर रहती हैं तब तक हालात नॉर्मल रहते हैं। लेकिन कंट्री रिजर्व बढ़ाने की बजाय क्या करती है? नोट की प्रिंटिंग बढ़ाती है। तो जब नोट की प्रिंटिंग बढ़ाती है तो नोट ज़्यादा हो जाता है, नोट डी वैल्यू हो जाता है और महंगाई ज़्यादा हो जाती है। फिर ज़्यादा नोट दे के वही चीज़ लेनी पड़ती है क्योंकि नोट की क्वांटिटी ज़्यादा हो चुकी है। अब ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये इंडिया का भी है, ये अमेरिका का भी है, हर जगह का मसला है। लेकिन कुछ जगह पे नोट की प्रिंटिंग ज़्यादा हुई है, कुछ जगह पे नोट की प्रिंटिंग कम हुई है। जहाँ पे ज़्यादा हुई है वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है, जहाँ पे कम हुई है वहाँ पे कम है। तो सतोशी कहता था कि ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसकी सप्लाई लिमिटेड हो, जिसका पता हो कि भाई इतने ही सिर्फ और सिर्फ इतने ही कॉइन्स आएंगे या इतने ही नोट आएंगे या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उसने बिटकॉइन बनाया जिसकी मैक्सिमम सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है। तो उसने कहा जब 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा आएंगे ही नहीं तो भाई फिर इसकी सप्लाई ज़्यादा होगी नहीं, इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट ही वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से उसने ऐसी करेंसी बनाई जिसकी सप्लाई लिमिटेड है। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, जिसमें से 1 करोड़ 98 लाख अब तक आ चुके हैं। बाकी 12 लाख कॉइन और आने हैं। वो माइनिंग हो रही है। और माइनिंग किसे कहते हैं? बेसिकली कॉइन बनाने को। ये एक इक्वेशन आपको मिलती है, एक कंप्यूटर उसको सोल्व करता है। उस कंप्यूटर के अंदर बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं। आप उस इक्वेशन को जब सोल्व करते हो तो बदले में आपको रिवार्ड के तौर पे बिटकॉइन मिलता है। तो जब ये 12 लाख अगले भी कॉइन आ जाएंगे बिटकॉइन, उसके बाद वो इक्वेशन वैसे ही खत्म हो जाएगी और उसकी मैक्सिमम सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड नंबर पर अगर हम चलें तो बात करते हैं कि भाई ये हलाल है या फिर हराम है। तो क्रिप्टो के अंदर दो किस्म की ट्रेडिंग होती है, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग और एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या है? आपने प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का, 6 माह बाद आपने बेच दिया 12 लाख रुपए का, आपको 2 लाख प्रॉफिट आ गया। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? आप कुछ भी बाय नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक बेट लगा रहे हो, आप हवा में बात कर रहे हो, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जैसे आप कहते हो जी इंडिया जीतेगा, तो ये आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो या आप बेसिकली फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो। अब ये फ्यूचर ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग हराम है। कुछ लोग यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करते हैं कि भाई नहीं फ्यूचर ट्रेड हलाल है क्योंकि हम इसमें एनालिसिस करते हैं। तो भाई एक बंदा ऐसा है जो पाकिस्तान इंडिया के मैच पे उसने वैसे इंडिया पे पैसे लगा दिए, और दूसरा बंदा एनालिसिस करता है, वो कहता है जी इंडिया के जो है ना बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, इंडिया का क्राउड जो है ना उनका अपना है, उनके एम्पायर अपने हैं, जी उनकी बॉलिंग लाइन बड़ी अच्छी है, टूर्नामेंट के अभी तक के सारे मैचेस इंडिया जीतता आया है, तो अब इंडिया पे पैसे लगाता है। तो क्या इसके पैसे हलाल होंगे और पहले वाले के हराम होंगे या दोनों के हराम होंगे? तो दोनों के पैसे हराम होंगे। एनालिसिस वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो फ्यूचर ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग हराम है। जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो मेरे अकॉर्डिंग 70 to 80% हलाल है। बाकी का जो 20-30% का रेशो है वो क्यों हराम है? क्योंकि हमने जो कॉइन बाय करना है ना, हमने उसके फंडामेंट पढ़ने हैं, हमने उसकी थ्योरी पढ़नी है, हमने उसकी टीम को चेक करना है, हमने उसका वाइट पेपर पढ़ना है, हमने देखना है कि ये कॉइन किसी गलत जगह पे इन्वॉल्व तो नहीं है, ये किसी कैसीनो में तो नहीं जा रहे हमारे पैसे, ये शराब इंडस्ट्री को प्रमोट तो नहीं कर रहा, ये किसी जुए को प्रमोट तो नहीं कर रहा। अगर वो कॉइन कोई रियल वर्ल्ड के अंदर या डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है
ऐप्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो डिसेंट्रल कोई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेटावर्स में इस्तेमाल हो रहा है, वेब 3 के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, NFTs में इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसमें पैसे लगा देंगे क्योंकि वो हमारा पैसा किसी गलत जगह पे नहीं जा रहा। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग मेरे अकॉर्डिंग हलाल है और फ्यूचर ट्रेडिंग मेरे अकॉर्डिंग हराम है। अब सेकंड नंबर पे कुछ लोग पॉइंट क्रिएट करते हैं नहीं स्पोर्ट ट्रेडिंग भी हराम है, और उनसे जब वजह पूछी जाती तो वो ये कहते हैं कि भाई बिटकॉइन के बैकएंड पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ कि गोल्ड के बैकएंड पे कौन सी चीज़ मौजूद थी? गोल्ड भी तो एक रेयर मेटल है ना, सिर्फ और सिर्फ एक मेटल है जो ज़मीन से निकली है। और नंबर 2, उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको गवर्नमेंट ने रिजर्व में रख दिया, उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी ETF अप्रूव हो गए हैं, इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से गोल्ड की प्राइस इतनी ज़्यादा। अदरवाइज गोल्ड एक सिंपल मेटल है। जबकि BTC का भी सेम सिनेरियो है कि पहले सिर्फ रिजर्व में गोल्ड वगैरह होते थे, अब लोगों ने, कंट्रीज़ ने, गवर्नमेंट्स ने बिटकॉइन को भी रिजर्व में ऐड करना शुरू कर दिया। दुनिया का टॉप कंट्री US, उसने ऐड कर दिया बिटकॉइन को रिजर्व में। पाकिस्तान ने काउंसिल बना दिया बिटकॉइन को रिजर्व में ऐड करने के लिए। बिटकॉइन का रेट $1 लाख पे जा चुका है। किस वजह से जा चुका है? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी सप्लाई लिमिटेड है। ये कॉन्सेप्ट डिमांड और सप्लाई पे चलता है। तो बिटकॉइन की आज जो भी प्राइस है ये डिमांड और सप्लाई की वजह से। सेकंड, लोगों का सवाल होता है कि क्या बिटकॉइन की प्राइस ज़ीरो हो सकती है? तो जवाब ये कि हाँ हो सकती है। तब होगी जब सारी दुनिया बिटकॉइन बेच देगी, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के रिजर्व में से निकाल देगा, पाकिस्तान कौंसिल ख़त्म कर देगा, दुबई इसको बंद कर देगा, सारा का सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो उस टाइम इसकी प्राइस ज़ीरो हो सकती है। तो वो बिल्कुल ऐसे ही बात है कि कोई बंदा कहे कि गोल्ड की प्राइस ज़ीरो हो सकती है, तो हाँ हो सकती है जब सारी दुनिया गोल्ड बेच देगी। तो क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन। तीसरे नंबर पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये जो है ना हराम है। तो मैनिपुलेशन किस चीज़ में नहीं है? आप मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर नीचे हो जाना। अब जैसे ही रमज़ान आता है तो फ्रूट का रेट ऊपर चला जाता है। किस वजह से? क्योंकि दुकानदार को पता चल जाता है कि भाई लोगों ने मेरे से ख़रीदना है, लोगों की मजबूरी है, लोगों की इस टाइम डिमांड है, तो वो डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए उसकी प्राइस को ऊपर कर दिया जाता है। अब ये बेसिकली मैनिपुलेशन कहलाता है। तो ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के सोचो। बैक एंड पे आप लोगों ने मेरे डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करना, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और आप अपनी रिसर्च भी करो। एट दी एंड इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पे होता है। अगर आपकी नीयत, आपका दिल, आपका दिमाग साफ़ है और इस चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि ये वाकई हलाल है, तो आप इस फील्ड में ज़रूर आएँ। अगर आपका दिल दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, शक की बेस पे आप इस फील्ड में मत आएँ। लेकिन लास्ट पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आज से कुछ साल पहले एक मोबाइल फ़ोन था जिसका नाम नोकिया था। जिसके पास नोकिया होता था वो एरिया का चौधरी होता था। आज जिसके पास नोकिया होता है वो शर्म के मारे जेब से नहीं निकालता। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को क्या हुआ? सिर्फ उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। आज डिजिटल दौर है, हर चीज़ डिजिटल शिफ्ट हो रही है। अगर आप डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, 4-5 साल के बाद भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक आपको इतना शऊर आ चुका होगा, तब तक आपकी सोसाइटी में इतने लोग एक्सेप्ट कर चुके होंगे इसको कि तब जाके मजबूरन आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन समझदार इंसान वो नहीं होता जो वक्त आने पर सीखे, समझदार वो होता है जो वक्त से पहले सीख ले। ये मेरा एनालिसिस था। आप इस एनालिसिस के साथ अपने एनालिसिस को मैच करें, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ज्वाइन माय मेंटरशिप, जहाँ पे आपको हलाल ट्रेडिंग, स्पोर्ट ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। एट द एंड, गुड लक।